गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी जो चैप्टर 1 की क्लास 10th की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी ज्योग्राफी के लिए, उसका आज लास्ट डे है। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इससे पहली पहली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? रिसोर्स एंड लैंड एज अ रिसोर्स। हमने रिसोर्सेज के बारे में जाना, लैंड के बारे में डिटेल में जाना। और अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले देख लीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आइएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल्स। तो सॉइल्स कैसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद एक रिवीजन भी करेंगे। तो आज हम देखेंगे सॉइल्स। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट सॉइल्स पर। सॉइल्स सॉइल्स, यस। ये सारा हम देख चुके थे। लैंड डिग्रेडेशन मैप में इंपॉर्टेंट प्लेसेस की भाई कहाँ कौन सी चीज है। कंजर्वेशन मेजर देख चुके थे। सॉइल एज अ रिसोर्स। तो आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सॉइल क्या है? एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया था नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में। तो सॉइल क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि इन्वायरमेंट में पहले से प्रेजेंट होता है। और ये क्या है? मीडियम है जहाँ पर प्लांट ग्रोथ हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमारे अर्थ पर। जो भी सॉइल कैसे एक लिविंग सिस्टम की तरह वर्क करता है। और सॉइल बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सॉइल बनने का प्रोसेस क्या है? एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें फ्यू सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो सॉइल, it take too much time to made up again. So relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation, and other forms of life and time are important factors for the formation soils. These are the important factor कि relief कैसा है वहाँ पर, parent rock कौन सी है, bedrock कैसा है, climate कैसा है उस जगह का, vegetation कैसी है, और बाकी जितने भी environmental factors हैं वो सारे मैटर करते हैं सॉइल बनने के लिए। वेरियस फोर्सेस, जैसे कि कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? टेम्परेचर, उस जगह का टेम्परेचर कैसा है। एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, पानी का बहाव कैसा है वहां पर, हवा कैसी चलती है, ग्लेशियर प्रेजेंट है कि नहीं। डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी, आई थिंक डिकम्पोजर्स आप जानते हैं जो जो चीज़ों को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, उन्हें डिकम्पोजर बोलते हैं। कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, ये सारी चीज़ें सॉइल फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों की वजह से, ये जितने भी फैक्टर्स हैं इसमें और इसमें जो हमने पढ़े, उनकी वजह से क्या डिसाइड होता है? सॉइल का कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हम सॉइल की डिफाइन कर पाते हैं इसकी वजह से। अगर हम सॉइल को क्लासिफाई करें तो बहुत टाइप की सॉइल मिलती है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। इंडिया हैज वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, climatic realm, and vegetation type. These have contributed in the development of various type of soils. अब ये सारी चीजें जो हम पढ़ के आए हैं फीचर्स, वो क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल्स बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल क्या होती है, ब्लैक सॉइल क्या होती है, रेड एंड येलो सॉइल क्या होती है, लेटराइट सॉइल क्या होती है, एरिड सॉइल, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉरेस्ट सॉइल के बारे में जानेंगे। ये कितने टाइप की सॉइल हो गई? ये 6 टाइप की सॉइल हो गई। तो इन 6 टाइप की सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। मेजरली एलुवियल सॉइल क्या है? हमारे नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में, ये वाला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है एलुवियल सॉइल। और ज़्यादातर हमें कहाँ मिलती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। और इसके जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है एलुवियल सॉइल के, जहाँ पर मिलती है द इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। अब इंडस रिवर सिस्टम कहाँ पर देखने को मिलता है? इंडस रिवर सिस्टम हमें यहाँ पर ऐसे देखने को मिलता है। गंगा रिवर सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमें यहाँ से ऐसे देखने को मिलता है। थोड़ा सा मेरी लाइंस थोड़ी सी गलत गई हैं, सो मैनेज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि इंडस रिवर सिस्टम यहाँ पर है, गंगा रिवर सिस्टम यहाँ पर है, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यहाँ पर है। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। रेड कर ले, रेड कर लेते हैं।
तो सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और ये रिवर, और इसके अलावा हमारी गोदावरी और कृष्णा रिवर सिस्टम में भी, और कावेरी रिवर सिस्टम के जो बैंक्स होते हैं वहां पर भी हमें थोड़ी थोड़ी एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इट ऑल्सो फाउंड्स इन राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ महानदी एंड द गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी रिवर, जो कि हम देख के आ चुके हैं। गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी रिवर। महानदी कहाँ पर मिलेगी अपन को? महानदी मिलेगी हमें यहाँ पर कुछ, ये महानदी, ये हो गई अपनी गोदावरी रिवर, ये हो गई अपनी कृष्णा रिवर, ये हो गई अपनी कावेरी रिवर। राइट, आप सभी को क्लियर हो गया कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसके मेन रीजन है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर मिलती है एलुवियल सॉइल? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स के बैंक पर भी देखने को मिलती है। राइट, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। तो ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं मिट्टी के, कुछ मोटी, उससे पतली, उससे पतली। सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज, सॉइल पार्टिकल अपीयर टू बी बिगर। अगर रिवर वैलीज के अंदर जाते जाएंगे, सॉइल पार्टिकल हमें बड़े बड़े मिलते जाएंगे। अपर साइड ऑफ द रिवर वैली, ऊपर की साइड, एंड द सॉइल्स आर कोर्स। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? बेस्ड ऑन द एज, एज के बेस पर एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट है अपना कौन सा? ओल्ड एलुवियल, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल। दो बेज, एज के बेसिस पे ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल को क्या बोलते हैं हम? बांगर बोलते हैं। न्यू एलुवियल को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं? बांगर। न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं? खादर। ओल्ड एलुवियल सॉइल का क्या यूज होता है? द बांगर सॉइल हैज द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। खादर से ज्यादा कंकड़ नोड्यूल्स होते हैं इसमें। ठीक है, और फिर न्यू एल्यूवियल सॉइल इज मोर फाइन पार्टिकल्स। न्यू एल्यूवियल सॉइल में कैसे? ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है इतना? फाइन पार्टिकल्स मतलब पतले 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 ऐसे, और बंगर में थोड़े बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, ये जो सॉइल होती है इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल। राइट, द एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल सॉइल। याद रखिएगा, न्यूट्रिएंट्स के मामले में इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम। अभी मैं एक दो बार और पूछूंगा तो ध्यान रखिएगा। क्रॉप्स कौन कौन सी सपोर्ट करती हैं एलुवियल सॉइल में? अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो रीजन याद कर लीजिएगा, शुगर, पैडी, वीट, सीरियल्स, क्रॉप्स। तो शुगर केन, गन्ना, गेहूं, चावल, दाल, ये सारी चीजें एलुवियल सॉइल में अपन को देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल पर। ब्लैक सॉइल को क्या रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, रिगर सॉइल भी बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके दो नाम और याद रखेंगे अपन, एक तो है रिगर और दूसरा ब्लैक कॉटन सॉइल। राइट, तो ये दोनों नाम भी याद रखेंगे। दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल। क्लाइमेटिक कंडीशन along with the parent rock material are the important factor for the formation of the rock. पेरेंट रॉक जो होती है उसके साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं उसकी वजह से ये ब्लैक सॉइल बनती है। दिस सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। अब यहाँ पर कॉटन आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। और ये ज्यादातर कहाँ पर मिलती है? डेक्कन ट्रैप पे मिलती है, और ये नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू में ज्यादातर फैली हुई है। और ये किसकी वजह से बनी है? लावा की वजह से बनी है। और ये लावा की वजह से कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी, जब हम एवोल्यूशन ऑफ अर्थ और एवोल्यूशन ऑफ आवर प्लेनेट पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। द सॉइल कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। आपको महाराष्ट्र पता होगा, सौराष्ट्र पता है क्या? सौराष्ट्र कौन सा स्टेट है या कहाँ पर मिलता है? मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक्सटेंड्स इन द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ गोदावरी और कृष्णा रिवर।
तो एक बार मैं मैप में बता देता हूँ, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये वाला रीजन है अपना महाराष्ट्र, ये वाला रीजन है अपना मालवा, और जो ये रीजन है ये है सौराष्ट्र वाला रीजन। ठीक है, सौराष्ट्र क्या है, गुजरात का एक पार्ट है। ठीक है, तो वो वाले रीजन में क्लियर हो गया इतना। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। जब भी आपने देखा होगा बिल्कुल पतले क्ले मटेरियल से बनी होती है, बिल्कुल फाइन। आर नोन एज कैपेसिटी, वेल नोन कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। दूसरी चीज आपने ये भी देखी हुई कि ब्लैक सॉइल में एक अच्छी खासी कैपेसिटी होती है कि वो मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है अपने अंदर। ब्लैक सॉइल इज न्यूट्रिएंट्स रिच। ब्लैक सॉइल क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स रिच होती है। कैल्शियम कार्बोनेट अच्छी मात्रा में होता है, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम ये अच्छी मात्रा में मिलते हैं। द सॉइल इज स्टिकी, वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। प्री मानसून पीरियड में अगर इस पे वर्क करना काफी मुश्किल होता है। अगर प्री मानसून पीरियड में अगर इसे जोत दिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें बारिश हो गई तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन ब्लैक सॉइल। तो अभी तक हम दो सॉइल कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पढ़ा हमने एलुवियल सॉइल के बारे में, जिसमें जाना हमने एलुवियल सॉइल मेनली जो अपने तीन हिमालयन रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, मेनली यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी इनके बैंक्स पर भी देखने को मिलती है। उसके बाद इट इज़ रिच इन पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। और इसमें क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, शुगर केन, पैडी, व्हीट, अदर सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप्स। इट इज़ वेरी फर्टाइल। और इस सॉइल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से हैं वो दो पार्ट, ओल्ड एलुवियल सॉइल जो कि बंगर होती है, जिसमें बड़े बड़े क्या बोलते हैं, कंकड़ होते हैं, और जबकि खादर में छोटे कंकड़ होते हैं या फिर फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो याद रखने का तरीका ये है, कंकड़ किस में मिलते हैं, बंगर में बी से शुरू होता है उसमें मिलते हैं कंकड़, और खादर जो के से शुरू होता है, न्यू एलुवियल सॉइल है, उसमें कंकड़ नहीं मिलते हैं। क्लियर है इतना। चलिए, फिर ब्लैक सॉइल में हमने पढ़ा, इसके दो नाम और पढ़े, एक तो कौन सा, रिगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। राइट, इतना याद रखिएगा। कहाँ पर मिलती है, डेक्कन ट्रैप में। डेक्कन कौन सा एरिया है हमारा, जो प्लेट्यू वाला, पेनिनसुला वाला एरिया, सॉरी प्लेट्यू बोल दिया मैंने। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम मिलता है। और मॉइस्चर होल्ड करने की अच्छी कैपेसिटी होती है। इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट पे, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल देखेंगे हम कहाँ पर मिलती है और कैसे बनती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में जो लो रेनफॉल एरिया है वहां पर हमें रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। एक बार देख लेते हैं हम रेड एंड येलो सॉइल। देखेंगे जितना भी एरिया ऐसे बॉक्स से पेंटेड है वो वाला, ये वाला पूरा एरिया, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट, तो ये रेड एंड येलो सॉइल का है जहां पर कम रेनफॉल देखने को मिलती है। राइट, तो यहाँ पर लो रेनफॉल देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद दीज सॉइल्स डेवलप आर रेडिश कलर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, रेडिश कलर जो इस सॉइल में आता है वो किसकी वजह से आता है, आयरन प्रेजेंट होने की वजह से, डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से इस सॉइल में रेडिश कलर आता है। लेकिन अगर ये हाइड्रेट हो जाए, कैसी, हाइड्रेट हो जाए, तो ये कैसी दिखने लगती हैं, येलो दिखने लगती हैं। ये सॉइल कैसी दिखने लगती है, पीली दिखने लगती है। रेड कलर किसकी वजह से आता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। और लेकिन अगर ये हाइड्रेट हो जाए तो ये कैसी दिखने लगती हैं, येलो दिखने लगती हैं। कहाँ कहाँ पर मिलती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन अलोंग विद द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो अभी हम देख के आए कहाँ कहाँ पर मिलती हैं,
गंगा के साउदर्न पार्ट में, मिडिल साउदर्न पार्ट में गंगा के, यहाँ पर ईस्टर्न थोड़ा सा घाट पे, सॉरी ईस्टर्न घाट ये है, ईस्टर्न घाट पे थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न घाट पे, और कुछ जोन नॉर्थ ईस्ट का भी कवर करती है। राइट, क्लियर है अपना। रेड एंड येलो सॉइल समझ में आ गया। अब सभी सॉइल्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रिच है और किन किन क्रॉप्स को सपोर्ट करती है, बेसिक बेसिक हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं हम लेटराइट सॉइल पे। लेटराइट सॉइल क्या होती है? डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। किस क्लाइमेट में? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलती है। ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। वेट एंड ड्राई सीजन का मतलब कभी बारिश हो कभी सूखा, कभी बारिश कभी सूखा, ऐसे ऑल्टरनेट जो सीजन होते हैं उनमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। इंटेंस लीचिंग की वजह से, या द सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल की वजह से जो इंटेंस लीचिंग होती है उसकी वजह से ये लेटराइट सॉइल बनती है। अब इंटेंस लीचिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये एक रिवर है, ये मैंने एक रिवर बना दी, और यहाँ पर पानी बहते हुए जा रहा है, बहुत तेज पानी बहते हुए जा रहा है। ये पानी क्या करेगा? सॉइल के ऊपर का जो लेयर होगा, सबसे ऊपर जो लेयर होगा उसे बहा के ले जाएगा। बहा के ले जाएगा तो जो ऊपर सॉइल के जो ऊपर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो ऊपर वाली लेयर थी जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स थी, वो बह के आगे पहुंच जाएगी, और ये सॉइल लेस न्यूट्रिएंट्स के साथ रह जाएगी या न्यूट्रिएंट लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे से खेती भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं? लेटराइट सॉइल बोलते हैं। और लेटराइट सॉइल आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर हमने पीएच स्केल 10th क्लास में साइंस में पढ़ी ही है, या फिर आप लोग अभी पढ़ेंगे कि पीएच स्केल में जितना कम पीएच स्केल में आएगा वो एसिडिक होता है, और जितना बढ़ते जाएंगे वो बेसिक होता है। राइट, समझ में आ गया। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन मोस्टली इन द साउदर्न स्टेट में मिलती है। वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में, उड़ीसा सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मैक्सिमम वो जगह है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। हैवी रेनफॉल की वजह से पानी क्या करता है? सॉइल, जितनी भी सॉइल होती है उसके ऊपर के न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ, पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है, और फिर वहां पर लेटराइट सॉइल रह जाती है ड्यू टू लीचिंग। द सॉइल सपोर्ट द डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस पुअर। ये डेसिडियस और ह्यूमस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे वाली क्लासेस में मैं आपको बता दूंगा, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा नहीं तो। और ह्यूमस पुअर मतलब इसमें नमी काफी कम रह जाती है। राइट, द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। टी और कॉफी के लिए काफी फेमस है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें ह्यूमस पुअर होती है, ह्यूमस कम होता है, टी एंड कॉफी अच्छे से ग्रो करती है। और ये सॉइल एसिडिक इन नेचर होती है, और लीचिंग प्रोसेस यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा पढ़ी। राइट, लेटराइट सॉइल समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या होती हैं? रेड टू ब्राउन होती हैं। कैसी? रेड टू ब्राउन होती हैं कलर में एरिड सॉइल। एरिड सॉइल वाला रीजन एक बार मैप में देख लेते हैं, फिर उसकी डिटेल्स में आते हैं। एरिड सॉइल हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये येलो वाला जोन एरिड सॉइल। तो ये वाला जोन जितना हम देख रहे हैं ये एरिड सॉइल वाला जोन है। राइट, अब आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया पड़ गया होगा मैं किस सॉइल की बात कर रहा हूँ और कहाँ लेके जाने वाला हूँ। तो रेड टू ब्राउन कलर में देखने को मिलती है। द सॉइल इज जनरली सैंडी इन नेचर। कैसी होती है? सैंडी होती है नेचर में। सैंडी समझ रहे हैं? बालू जैसी मिट्टी, बिल्कुल ही धूल जैसी। रेगिस्तान में जैसी रेत मिलती है वैसी सैंडी होती है। सैंड, ओके। सैलाइन इन नेचर, नमक की मात्रा ज्यादा होती है। दो चीजें अब भाई अपन ने पढ़ी, रेड टू ब्राउन कन्वर्ट होती है। सैंडी इन टेक्सचर, सैलाइन इन नेचर। द एरिया ऑफ द सॉल्ट कंटेन इज वेरी हाई। सॉल्ट कंटेन बहुत ज्यादा होता है। कुछ जगह यहाँ से एवोपोरेशन, पानी को एवोपोरेट करके इससे सॉल्ट भी निकाला जाता है। सांभर लेक के बारे में सुना है राजस्थान में? सांभर लेक जो राजस्थान में है, उससे भी सॉल्ट कैसे निकालते हैं? वाटर को क्या करते हैं? एवोपोरेट कर देते हैं, और लास्ट में नीचे क्या रह जाता है? सॉल्ट रह जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम
सॉल्ट निकालते हैं, और ये एरिड सॉइल का फीचर है, राइट। क्या रेड टू ब्राउन कलर टेक्सचर होता है, सैंडी इन टेक्सचर होती है, सैलाइन इन नेचर होती है। एवोपोरेशन करके हम इससे सॉल्ट भी निकालते हैं। और एरिड सॉइल अगर ये सैलाइन है तो लैक इन ह्यूमस होगी और मॉइस्चर, नमी इसमें काफ़ी कम होगी, उमस कम होगी। लो लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर। कंकर हम पढ़ के आए हैं। लोअर हॉरिजन किसकी वजह से ऑक्यूपाई करके रखता है? कंकर ऑक्यूपाई करके रखता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट। अब आपको पता होगा सॉल्ट में क्या होता है, कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है। कंटेंट डाउनवर्ड कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब जो कंकर ओरिजिन होने की वजह से इसमें पानी एंटर या स्टे नहीं कर पाता है, राइट। तो अभी तक हमने एरिड सॉइल के बारे में पढ़ा, लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ा, रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ा, ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा, एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एलुवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल जैसे रिगर और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। रेड एंड येलो सॉइल रेडिश कलर होती है, किसकी वजह से? आयरन डिफ्यूजन की वजह से। अगर हाइड्रेट कर दिया जाए तो कैसी हो जाएगी? येलो हो जाएगी। लेटराइट सॉइल किसकी वजह से बनती है? पानी, जब पानी का ओवरफ्लो होता है तो पानी क्या करता है, लैंड के ऊपर वाले जो न्यूट्रिएंट्स जहाँ पर होते हैं उस मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाता है, उससे हम लेटराइट सॉइल बनती है, जिसे हम लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, राइट, ड्यू टू लीचिंग। फिर हमने एरिड सॉइल के बारे में पढ़ा, राजस्थान वाला मेन रीजन जाना जहां पर रेगिस्तान है, वो रीजन जाना। इस इट इज सैंडी इन टेक्सचर, हाई सैलिनिटी, और एवोपरेशन की वजह से यहाँ से सॉल्ट भी निकालते हैं एवोपरेशन करके, राइट। फिर उसके बाद आते हैं हम फॉरेस्ट सॉइल पे। फॉरेस्ट सॉइल दिस फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में मिलती है। सॉइल टेक्सचर कैसा है? लूमी, सिल्टी एंड वैली साइड्स, कोर्स ग्रेन्ड ऑन द अपर स्लोप्स। The snow covered areas of the Himalayas, these experience denudation and are acidic with low humus content. The soils is fertile on the river terraces and alluvial fans। सेम यहाँ पर भी वही होता है कि पानी बहुत तेजी से आता है जो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को ले जाता है, जिसे हम डेन्यूडेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एसिडिक नेचर क्रिएट हो जाता है, राइट। हमने अब 6 टाइप की सॉइल्स पढ़ चुके हैं। फॉरेस्ट सॉइल फॉरेस्ट वाले माउंटेनियस रीजन में मिलती है। फिर उससे पहले हमने पढ़ा एरिड जो कि राजस्थान में मिलती है। फिर हमने पढ़ा लेटराइट सॉइल के बारे में जो कि लीचिंग प्रोसेस के वजह से बनती है और इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफ़ी कम होती है, प्लस हाई सैलिनिटी, हाई एसिडिक इन नेचर होती है। फिर उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ा। लो रेनफॉल एरियाज में होती है। रेडिश कलर किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। और येलो कलर हाइड्रेट होने के बाद आता है। ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं? रिगर सॉइल बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। न्यूट्रिएंट रिच होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम मिलता है। और ये हाई ह्यूमस कंटेन करती है, राइट। फिर उसके बाद एलुवियल सॉयल, वेरी फर्टाइल सॉयल, दो टाइप में डिवाइड किया था। ओल्ड एलुवियल जिसे बंगर बोलते हैं जिसमें कंकर मिलते हैं। न्यू एलुवियल खादर बोलते हैं जिसमें फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं। और ये मेनली 3 हिमालयन रिवर जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस रिवर है वहां पर मिलती है। लेकिन और कहाँ कहाँ पाई जाती है? कोस्टल प्लेन। कौन कौन से कोस्टल प्लेन पे पाई जाती है? गुजरात और राजस्थान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर ये पाई जाती है। और कहाँ कहाँ? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टास पर भी मिलती है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो ये हमारा सॉइल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। एक बार और हम रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एलुवियल सॉइल, जो कि हमें मेनली ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 रीजन में मेनली देखने को मिल रही है। उसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, इन रिवर्स के डेल्टास पर भी देखने को मिल रही है। क्लियर है? वेरी फर्टाइल। कौन से क्रॉप को सपोर्ट करती है? शुगर केन और पल्सेस, सीरियल्स, और कोई पैडी, वीट, ये सारी
रिसोर्स, ये सारी क्रॉप्स को सपोर्ट करती है। और क्या क्या, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें इसमें मिलते हैं। ठीक है। फिर अगली कौन सी है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलती है? ब्लैक सॉइल के लिए हमने देखा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, सौराष्ट्र वाला मेन रीजन। इसके आसपास आप देख रहे हैं ये ब्लैक सॉइल का पूरा रीजन है, यहाँ पर देखेंगे ब्लैक सॉइल वाला रीजन है। ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं, रिगर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल? क्योंकि आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करवाती है कॉटन के लिए। ठीक है, राइट। और न्यूट्रिएंट्स रिच होती है, ये भी याद रखेंगे। और हाई ह्यूमस कंटेन होता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल कहाँ देखने को मिल रही है? ये पूरा रीजन ईस्टर्न वेस्ट, ये वाला ईस्टर्न रीजन है, याद रखिएगा। अब मैं एक बार यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न घाट्स, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। रेडिश कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। और येलो कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हाइड्रेशन, हाइड्रेट हो जाती है ये सॉइल तो येलो कलर आ जाता है। डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से रेडिश कलर की दिखाई देती है। क्लियर है इतना, रेड एंड येलो सॉइल। चलिए उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट सॉइल पे, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये रहा हमारा सेकंड लास्ट लेटराइट सॉइल। तो देखिए लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल वाले रीजन आप मैक्सिमम देख पाएंगे। लेटराइट सॉइल कहाँ मिल रही है? हैवी रेनफॉल वाले रीजन में, हैवी रेनफॉल वाले रीजन में मिल रही है। और यहाँ से सॉइल से न्यूट्रिएंट्स बह बह कर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लीचिंग, याद रखिएगा। और ये इट इज एसिडिक इन नेचर, इतना हम पढ़ के आए थे। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट एंड मिडिल गंगा प्लेन अलोंग द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। फिर आते हैं हम लेटराइट सॉइल पर। लेटराइट सॉइल तो पढ़ चुके थे ना। लेटराइट सॉइल हो गया। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल का रीजन हमने देखा। एरिड सॉइल मेनली यहाँ पर मिल रही है, हाई एसिडिक इन नेचर, हाई सैलिनिटी। एवोपोरेशन कर करके हम यहाँ से क्या सॉल्ट निकालते हैं। मैंने आपको एक सांभर लेक के बारे में भी बताया, ठीक है, जो कि यहाँ कहीं देखने को मिलती है, एरिड सॉइल। और फिर उसके बाद एक आखिरी सॉइल रह गई है, वो कौन सी है? फॉरेस्ट सॉइल। इसको क्लीन कर देता हूँ। तो फिर नेक्स्ट फॉरेस्ट सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल मेनली हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये भी एसिडिक इन नेचर होती है। क्लियर है, डेन्यूडेशन हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये लीचिंग जैसा प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, जैसे माउंटेन है, अगर यहाँ पर बारिश हो रही है तो बारिश होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से भी सॉइल पार्टिकल, जो न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल है, वो बह बह के नीचे आ जाते हैं। तो इसे डेन्यूडेशन बोल देते हैं। क्लियर है इतना? तो अभी तक हमने क्या क्या सारी सॉइल्स कंप्लीट कर ली, फॉरेस्ट सॉइल तक। और सॉइल इरोजन और कन्वर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे। The denudation of the soil cover and subsequent washing down describe the soil erosion. Denudation of the soil cover, which means basically मान लीजिए ये soil है और इसके ऊपर ये पतली सी मिट्टी की लेयर चढ़ी हुई है, लेकिन अगर यहाँ से पानी बहुत तेज बहता हुआ आ रहा है तो ये पानी क्या करेगा, अपने साथ सॉइल को भी आगे बहा ले जाएगा। ये सॉइल पार्टिकल आगे बहते हुए चले जाएंगे, इसे हम डेन्यूडेशन बोलते हैं। और ये क्या है, सॉइल इरोजन का कारण है। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी को बहा के ले जाना, मिट्टी के कटाव का कारण है। द सॉइल इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है इसमें, कि भाई ह्यूमंस क्या क्या कर रहे हैं सॉइल इरोजन के लिए। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मतलब क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रही है,
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ज्यादा कर रहे हैं, जगह जगह माइनिंग ज्यादा हो रही है। जैसे हमने पढ़ा था ना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले रीजन में सबसे ज्यादा माइनिंग होती है, झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। सॉइल इरोजन इज कॉज ड्यू टू नेचुरल फैक्टर, क्या क्या होते हैं? विंड, मतलब विंड से कैसे होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर ये सॉइल नोड्यूल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन बहुत तेज हवा आती है, हवा एक तरफ से दूसरी तरफ बहती है, तो ये क्या करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक तरफ से दूसरी तरफ धीरे 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 शिफ्ट करते हुए ले जाती है। ग्लेशियर्स की वजह से एंड वाटर विच लीड टू सॉइल इरोजन, तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वाटर उनमें से निकलता है, और उसके साथ सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी निकलते रहते हैं। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, अगर खेती ठीक से नहीं की जा रही है तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। द रनिंग वाटर, अगर कहीं से पानी बह कर जा रहा है, वो क्या करता है, सॉइल्स को कट करते हुए गली बनाते हुए निकल जाता है। काफी जगह आपने देखा होगा, पहले समतल जमीन थी, और फिर पानी अगर तेज से बहने लगा तो आपने देखा कहीं पर क्रैक्स, ऐसे गली जैसी बनती गई, नाली जैसी बनती चली गई, तो उसे बहने के लिए, तो उसे हम गलीज बोलते हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज, द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड दिस इज नोन एज बैडलैंड। अब ये क्या, ये जो होती है, दिस लैंड इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और इसे हम क्या बोल देते हैं, बैड लैंड बोल देते हैं। पहले क्या, पानी आया, पानी की वजह से क्या है, सॉइल जहां जहां पर मिट्टी, जो पतली क्ले थी, वो बहा कर ले गई, उसकी वजह से वहां पर खेती नहीं की जा सकती, उसे हमने क्या बोल दिया, बैड लैंड। अब अगर आप देखना चाहते हैं बैड लैंड का एग्जाम्पल, तो चंबल रीजन कभी आप सर्च कीजिएगा, तो वो बैडलैंड का वन ऑफ द मेन और गुड एग्जांपल है। ठीक है, व्हेन वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप एंड टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नोन एज शीट इरोजन। मान लीजिए ये ये एक काफी बड़ा एरिया है, और यहाँ से पानी बह बह कर आ रहा है, और यहाँ से पानी बह बहकर इतने पूरे एरिया में बहकर नीचे जा रहा है, और यहाँ पर जो पहले जो सिंपल लैंड थी, उस पर कुछ सॉइल्स पार्टिकल्स भी रहे होंगे, और ये पानी लगातार बहने की वजह से क्या करेगा, ये जो छोटे छोटे सॉइल नोड्यूल्स हैं इन्हें भी अपने साथ बहाकर ले जाएगा, तो इसे शीट इरोजन बोल देते हैं। और अगर ये पानी की वजह, हवा की वजह से ये सॉइल पार्टिकल बहते हुए चले जाते आगे, शिफ्ट हो जाते, तो हम इसे क्या बोल देते, विंड इरोजन बोल देते हैं। आई होप गलीज क्लियर है, बैडलैंड क्लियर है, शीट इरोजन क्लियर है, विंड इरोजन क्लियर है, कितना क्लियर हो गया? चलिए, अब आते हैं डिफरेंट वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के अलग अलग तरीके क्या हैं? प्लफिंग along the contour lines declare the flow, decelerate the flow of water down the slope, this is known as contour ploughing। अब इसको ज्यादा डिटेल में नहीं, बेसिक तरीके से समझते हैं। हमने क्या किया, ये एक फार्मिंग लैंड है, इसमें बीच में क्या किया, नाली जैसी बना दी, जिससे पानी फ्लो होके जाएगा, और इसके साइड साइड में हम खेती कर रहे हैं, इसे हम कॉन्टोर प्लफिंग बोल देते हैं। राइट, समझ में आ गया? बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। फिर उसके बाद आते हैं टेरेस कल्टीवेशन, रिस्ट्रिक्ट इरोजन, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज डन इन द वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयस। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, तो एक एक मान लीजिए ये एक माउंटेन है, तो इस पे क्या किया, ऐसे करके एक टेरेस ये बन गया, यहाँ पर खेती चल रही है, यहाँ पर गए, फिर एक टेरेस ये बन गया, यहाँ पर खेती चल रही, ऐसे ऐसे करके खेती कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी इरोजन रुकता है। इसे हम टेरेस कल्टीवेशन बोलते हैं, कि खेती यहाँ पर हो रही है, थोड़ा सा आगे का एरिया साफ किया, प्लेन बनाया, यहाँ पर खेती की, साफ किया, प्लेन बनाया, ये थोड़ा सा यहाँ तक रहेगा। राइट, तो आगे का एरिया साफ किया, तो ऐसे हम टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। राइट, कुछ कुछ ऐसा, ये एक माउंटेन है, यहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है, यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है। क्लियर है इतना? फिर आते हैं, व्हेन अ लार्ज फील्ड डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स, देन द ब्रेक्स द फोर्स ऑफ द विंड, दिस मेथड नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग और अच्छे समझते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग को। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, आपका ये फार्म लैंड है,
आपने क्या किया, यहाँ पर एक लेयर बना दी, यहाँ पर लगा दिए कुछ पेड़, फिर बीच में फसल लगा दी, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ और ऐसे पेड़ लगा दिए जो इस फसल को बचा के रखें, चाहे वो घास हो सकती है या कुछ और पेड़ हो सकते हैं, फिर ऐसे बना दिए। ये आपने स्ट्रिप्स खड़ी कर दी अलग अलग, तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। जो कि बीच में क्या क्या करते हैं, अगर वाटर एक्सेस में आ रहा है तो उनकी फ्लो को स्लो कर देते हैं, हवा तेज चल रही है तो उसको स्लो कर देते हैं, उसे हम स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिप्स बना बना के जिस टाइप से क्रॉपिंग की जाती है, बेसिकली हम उसे स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। Planting lines of trees create shelter, help to the stabilize of sand dunes and in stabilizing uh, the desert in western India. Rows of such trees is called shelter beds. Shelter beds क्या होते हैं, सिंपली खेत के चारों तरफ हमने क्या किया, कुछ प्लांटेशन कर दिया जो कि हवा और पानी को कंट्रोल, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और एयर को स्लो करने का काम करेंगे, उसे हम शेल्टर बेड्स बोल देते हैं। क्लियर है? ओके, इतना पढ़ लिया। एक रिवीजन करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। शुरू से रिवाइज करेंगे एक बार, राइट? तो फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने रिसोर्स की डेफिनेशन जानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करती है हम उसे रिसोर्स बोलते हैं। लेकिन रिसोर्स कैसी होनी चाहिए, टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक असेंशियल कंपोनेंट है किसी भी रिसोर्स का। रिसोर्स के एग्जाम्पल पढ़े, लैंड, सॉइल, वाटर, एयर। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जिस्टेबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फिर हमने जाना रिसोर्स कितने टाइप की होती है, मेनली रिसोर्स दो टाइप की होती हैं। एक तो नेचुरल जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, एक ह्यूमन मेड जो हम खुद बनाते हैं, उससे ये दो टाइप की हैं। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स पढ़ा, जिसमें हमने पढ़े तीन प्रॉब्लम्स रिसोर्स रिलेटेड, डिप्लीशन, एक्युमुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन। फिर उसके बाद हमने जाना इनको रोकने के लिए हमने क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका अपनाया। फिर एक समिट भी पड़ी थी रियो डी जेनेरियो, जो कि 1992 में कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो में हुई थी। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में है। इसका इंटेंशन क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मेन इम्पोर्टेंट गोल था। और इससे हमें क्या मिला, एजेंडा 21 मिला। एजेंडा 21 का एम क्या था, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट बात क्या पड़ी थी कि सभी गवर्नमेंट अपने अपने एजेंडाज खुद डिसाइड कर सकती हैं, लोकल एजेंडाज वो खुद डिसाइड कर सकती हैं। फिर री डी जेनेरियो की लोकेशन देखी थी, कहाँ है, यहाँ पर है री डी जेनेरियो। ये क्या है, ब्राज़ील है। ये क्या है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका है। ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा। रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सभी जगह मिनरल्स एक जगह मिनरल्स या जितने भी रिसोर्सेज हैं इक्वली डिवाइडेड नहीं हैं। जैसे कि हमने पढ़ा मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। वाटर रिसोर्स अरुणाचल प्रदेश, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सोलर और विंड एनर्जी राजस्थान, लेकिन वहाँ पर भी पानी नहीं है। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख को बोलते हैं, लेकिन लद्दाख क्या है, कल्चर में तो रिच है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मिनरल्स कम है वहाँ पर। तो इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है, किन किन लेवल पर, नेशनल, स्टेट और रीजनल, और इवन इन द लोकल लेवल। फिर उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसीलिए इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करने से पहले हमें रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें इवॉल्व करना है और फिर नीड्स को मैच करा देना है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने गांधी जी ने एक बात बोली थी कि हमारे पास इनफ रिसोर्स हैं हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, पर हमारी ग्रीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उतने। फिर हमने लैंड रिसोर्स के बारे में जाना कि लैंड रिसोर्स क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे कैसे डिवाइडेड हैं। तो 43% प्लेन्स हैं, 30% माउंटेन है और 27% प्लेट्यू है। फिर उसके बाद लैंड यूटिलाइजेशन जाना कि फॉरेस्ट क्या होता है कल्टीवेशन के लिए, अनकल्टिवेटेड लैंड क्या होती है, फैलो लैंड्स क्या होती है, नेट सोन एरिया क्या होता है, ग्रॉस सोन एरिया क्या होता है। नेट सोन एरिया में हमने क्या पढ़ा था, वो फिजिकल एरिया जहाँ पर क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं उसे नेट सोन एरिया बोलते हैं। ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है, एक ही एरिया में अगर मल्टीपल टाइम्स क्रॉप उगाए जा रहे हैं वो प्लस नेट सोन एरिया
उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलते हैं। अब लैंड यूज पैटर्न दो तरीके से, फिजिकल फैक्टर होते हैं और ह्यूमन फैक्टर होते हैं। टोपोलॉजी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ये फिजिकल फैक्टर होते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल, ये ह्यूमन फैक्टर होते हैं। और इंडिया का पूरा ओवरऑल जोग्राफिकल एरिया क्या है, मैंने याद करने को बोला था, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग हमारा गोल क्या था, 33% एरिया को, जो हमारे इंडिया का 33% एरिया है उसे फॉरेस्ट एरिया बना देंगे। लेकिन अभी तक हम 24% अराउंड पर अटके हुए हैं एग्जैक्टली। जब डाटा आएगा, नेक्स्ट सर्वे आएगा तब पता चलेगा, अदरवाइज अराउंड 24% हमारे पास अभी अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमने लैंड यूज़ पढ़ा था कि 1960 में हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना पार्ट यूज़ करते थे, और 2014-15 में कैसे कैसे कितना कितना कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फिर लैंड डिग्रेडेशन के कुछ कारण जाने थे, जिनमें से इम्पोर्टेंट कुछ पड़े थे। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, माइनिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। क्यों, क्यों यहाँ मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन। इरिगेशन, इरिगेशन कहाँ कहाँ ज्यादा होता है, जहाँ एग्रीकल्चर ज्यादा होती है। एग्रीकल्चर ज्यादा होगी तो पानी भी तो ज्यादा जाएगा फील्ड में। पानी ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, सैलिनिटी इंक्रीज होगी। सैलिनिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी उस लैंड की। चलिए आगे बढ़ेंगे और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या इरिगेशन ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। फिर ये मैप के जरिए भी हमने जाना था कि हमारे जो रीजन है, जैसे ये मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ कुछ रीजन है जो हमने अभी तक पढ़े। फिर एफोरेस्टेशन, कंजर्वेशन मेजर क्या, एफोरेस्टेशन, स्टेबलाइजेशन, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, ये कुछ रीजंस पढ़े हमने। फिर सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में जाना, क्यों ज़रूरी है, कितना टाइम लगता है, फिर क्या क्या मेजर्स हैं कि भाई कैसे कैसे सॉइल बनती है, और फिर उसकी वजह से कैसा इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल पे। फिर उसके बारे में, उसके बाद हमने 6 तरीके की सॉइल्स पढ़ी जो कि इंडिया में मेजरली मिलती हैं। सबसे पहले हमने कौन सी सॉइल पढ़ी, एलुवियल सॉइल। उसके बाद ब्लैक सॉइल, फिर रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, जो ग्रीन कलर से आपको पार्ट दिख रहा है वो है। फिर एलुवियल सॉइल, नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन पड़ा, ये वाला पूरा रीजन एलुवियल सॉइल का, रेड एंड येलो सॉइल। फिर उसके बाद अपना ब्लैक सॉइल, ये वाला पूरा रीजन ब्लैक सॉइल का है। फिर लेटराइट सॉइल, हमने लेटराइट सॉइल यहाँ देखी, ये लेटराइट सॉइल है। फिर उसके बाद हमने एरिड सॉइल को देखा। तो ये सारी सॉइल्स पढ़ी। फिर उसके बाद हमने जाना कि एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल सॉइल है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल को बंगर बोलते हैं, जिसमें कंकड़ मिलते हैं। न्यू एलुवियल सॉइल खादर होती है, जिसमें फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं। राइट, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं अब अपन, आगे देखते हैं इसके बाद। फिर ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल रिवर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं इसे, रेजिंग न्यूट्रिएंट्स होती है। फिर उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल। फिर उसके बाद हमने लेटराइट और एरिड सॉइल, फिर फॉरेस्ट सॉइल के बारे में जाना, और सॉइल इरोजन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के बारे में जाना। फिर उसके बाद अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो हम देख के आए कि पंजाब में एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और वाटर इज रिलेटेड टू इरिगेशन। तो ओवर इरिगेशन इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। टेरेस कल्टीवेशन कहाँ होगी, मैंने बताया था ना आपको, जहां पर माउंटेन्स अवेलेबल होंगे वहां पर टेरेस कल्टीवेशन होगी, ऐसे करके बताया था ना, यहाँ होती है टेरेस कल्टीवेशन। तो पंजाब, हरियाणा, प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पर मिलेगी अपन को, उत्तराखंड में। फिर उसके बाद ब्लैक सॉइल प्रीडोमेंटली फाउंड इन, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन, महाराष्ट्र।
फिर उसके बाद नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल, ये आप करेंगे। ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पर मेजरली मिलती है और मेन क्रॉप्स कौन से हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड गिव 3 रीजन, 3 मेन फीचर्स ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल। What steps can be taken to control the soil erosion, soil erosion को रोकने के लिए steps हम पढ़ के आए हैं। Explain the land use pattern in India and why has the land under the forest not increased much since 1960-61 till now। तो भाई आज तक फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज क्यों नहीं हुआ है, उसका रीज़न देना है। और लैंड यूज पैटर्न हमने दो वो देखे थे, फोटो में देखा था ना, दो लैंड यूज पैटर्न कितने कितने कहाँ कहाँ चेंज आया है, वो उससे ये आंसर करेंगे। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। टेक्निकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से ज़्यादा रिसोर्स कैसे कंज्यूम होती हैं, ये भी आपको खुद करना है। और इनके आंसर्स मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ में, तब तक आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।